नमस्कारम। यूट्यूब पे अपने पहले वीडियो की शुरुआत में अपने गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। और इससे पहले कि शुरू करूँ, एक परिचय अनिवार्य है, सोशल रिक्वायरमेंट है। तो मैं प्रद्युम्न सिंह हूँ। पेशे से या टेक्निकली एकेडमिकली MBBS कंप्लीट करी है तो एक डॉक्टर हूँ। बट एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड एज अ मैटर ऑफ हॉबी मुझे पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, क्रिएटिव राइटिंग पसंद है, पोइट्री में खासा इंटरेस्ट है और एक रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर हूँ। इसके अलावा मेरे ख्याल में मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्या विचारधारा है, ये सब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कौन कह रहा है ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये है कि क्या कहा गया है और जो कहा गया है उसने आपके जीवन पर कोई प्रभाव डाला या नहीं। तो इसी मूल विचारधारा के साथ पहले वीडियो के लिए ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यूथ अंडर 25। अब सबसे पहला सवाल मेरे खुद के जहन में भी यही है कि क्या ये टॉपिक सही होगा और क्यों लेना चाहिए। तो ये टॉपिक लेने के पीछे कई कारण हैं। एक दो मुख्य कारण मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मेडिकल लाइन, उसमें मेडिकोज को पर्टिकुलरली इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या यूँ कहें कि सोशल स्ट्रक्चरिंग के कारण, सोशल कंडीशनिंग के कारण, एक लंबी पढ़ाई के कारण शायद समय भी नहीं मिल पाता और इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। तो एक कारण तो वो था कि मेरे अपने फील्ड के लोग इस बारे में ज़्यादा सेंसिटाइज्ड नहीं हैं, उनको सेंसिटाइज करना है। दूसरा कारण ये था कि इस टॉपिक पे बात तो बहुत लोग करते हैं, पर क्या करना है और कैसे करना है ये बताता कोई नहीं है। इसकी नॉलेज शायद बात करने वालों को भी ठीक ठीक तरह से नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि इस मुद्दे पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में, पर्टिकुलरली जो हमारे युवा हैं उनके बीच में। तो यही दो चार कारण थे जिसके कारण ये वीडियो इस टॉपिक को सेलेक्ट करने का विचार दिमाग में आया। और इसको शुरू करने से पहले एक और बात बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक हमारी भारतीय संस्कृति में कभी भी पैसे को बुरा नहीं माना गया है। बुराई का एक कारक ये हो सकता है, पर एज सच पैसा कभी भी बुरा नहीं माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने तो महाभारत में जीवन के 4 आयामों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको माना है, जिसमें अर्थ यानी कि पैसे को एक कह सकते हैं बेसिक सर्वाइवल नीड है, एक बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट है इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे समाज में बहुत बार जब ऐसे विषयों पर चर्चा होती है तो लोग सिर पकड़ लेते हैं, ये क्या बात कर ली, और ये ऐसी बातें सामाजिक तौर पे नहीं करनी चाहिए। घर परिवार में भी हम चर्चा करने से काफ़ी बचते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है, कम से कम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर तो मैं ये कह ही सकता हूँ कि खास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार में भले से ही माँ बाप दोनों अच्छा कमा रहे हों, वेल सेटल्ड हों, उनके अपने एलोकेशंस हों, इन्वेस्टमेंट्स हों, बट वो जनरली देखा गया है कि अपने बच्चों को ये सब सिखाते नहीं हैं, ये सब डिस्कस बहुत आसानी से नहीं करते। तो ये एक लैक्यूना हमारे समाज में रह पा रहा है, जिसकी वजह से शायद आने वाले समय में युवाओं को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट मेरे लिए ये कहानी कैसे शुरू हुई, जब PMT क्लियर कर लिया था तो मेरे केमिस्ट्री के सर ने मुझे एक किताब सजेस्ट करी। रॉबर्ट T. कियोसाकी ने लिखी है। किताब का शीर्षक है रिच डैड पुअर डैड। संयोग ऐसा रहा कि PMT क्लियर हो गई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्री फाइनल भी हो गई। पिछले साल जाकर कहीं मुझे समय मिला तो पूरी तरह से उस किताब को एक सिटिंग में अच्छे से पढ़ पाया, और तब समझ में आया कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे भारतीय परिवेश में ज़्यादातर चर्चा नहीं होती है, या यूँ कहें कि हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो समय के साथ इसके अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होंगे। और इसी आशा के साथ मैं शुरुआत करूँगा फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यूथ अंडर 25। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सब बात की बात है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों का सीधा सा जवाब है कि आपके पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड मनी है, हर चीज़ लाइफ में लिमिटेड है। मतलब उस
लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी अल्टीमेटली तो वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो उसको आपको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन। अब क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन है तो मनी को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, ये हम थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन सेट करने की कोशिश करेंगे। मैं शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना चाहूँगा, खासतौर पर अपने सीए बंधुओं के लिए, मेरे जो दोस्त कॉमर्स की फील्ड में हैं, जो मेरे खुद के सीए मित्र हैं, कि ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है कि मैं एक एक डिटेल आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये बस एक ओरिएंटेशन सेट करने के हिसाब से वीडियो है। ये बस एक ऐसा वीडियो है जिसमें बेसिक फंडामेंटल जानकारी देने का प्रयास किया गया है। तो अब जब हमने जान लिया कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो एक चीज़ होती है महंगाई दर, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति। बहुत बार हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि ये मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई या इतनी कम हो गई या ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसका मतलब क्या है? बहुत ग्रॉस टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं फिर इस बात को रिइटरेट कर रहा हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग एनहेंस करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको अगर इस विषय में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ डू रीड, या फिर कंसल्ट योर फ्रेंड्स इन कॉमर्स एरिया, या फिर जो भी आपके मित्रगण इस चीज़ से संबंधित हों, इस विभाग से संबंधित हों, या इस लाइन में जाने का सोच रहे हों, उनसे डिस्कस करें। ऐसी चीज़ों की डिस्कशंस ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सेल्फ स्टडी करें कि जो भी बोला गया है, डोंट बिलीव मी, डोंट डिसबिलीव मी आइदर, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ कि व्हाट इज़ व्हाट। तो हम बात कर रहे थे, हमारे पास लेट्स से आज से 10 साल पहले एक समोसे की वैल्यू अज्यूम करते हैं कि 5 रुपये थी। आज 10 साल बाद समोसे में वही मैदा डल रहा है, समोसे में आलू भी वही है, समोसे की क्वालिटी भी वही है, मसाले भी वही डल रहे हैं, सब कुछ सेम है। बट वो जो समोसा 10 साल पहले 5 रुपये का था, वो आज बढ़कर 10 रुपये का हो गया। ये महंगाई बढ़ी है, इसे कहते हैं महंगाई दर बढ़ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल में बढ़ी है, बट फिर भी एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज था। अब ये महंगाई बढ़ी है, ये तो हम सब समझ गए, बट एक जो हिडन कॉनोटेशन इसके साथ अटैच्ड है वो ये है कि महंगाई बढ़ने के कारण आपके पैसे की वैल्यू कम हुई है। जो वैल्यू आपके पैसे की आज से 10 साल पहले थी, जो वैल्यू आज से 25 साल पहले थी, उससे कहीं कम, उसी सेम अमाउंट की वैल्यू आज के डेट में रह गई है। लेट्स से अगर आप आज से 10 साल पहले 10 रुपये में 2 समोसे खरीद सकते थे, तो आज आप 10 रुपये में एक ही समोसा खरीद सकते हैं। दिस इज व्हाट आई मीन कि आपके पैसे की वैल्यू कम हुई है। तो अब आपके पास कई तरीके के ऑप्शंस हैं। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास 100 रुपये हैं। अब एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि 100 रुपये आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे वैसे आप खर्च कर लीजिए, या फिर अपनी ज़रूरतों को थोड़ा इस टाइप से मैनिपुलेट कीजिए कि उस 100 रुपये में से 10 रुपये आपने सेविंग में डाल दिए और बाकी के 90 से अपने जीवन यापन में, अपने जो भी ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा किया। सुनने में ये जितना सिंपल और सरल लग रहा है, एक्चुअली जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। जब आप इसके अंदर स्टडी करेंगे और डेप्थ में जाएंगे तो ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटिंग है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो वाणिज्य संकाय से, कॉमर्स स्ट्रीम से एसोसिएटेड नहीं हैं। तो समोसे का एग्जाम्पल आप सभी के दिमाग में रहेगा है वो। और अब हम बात करते हैं कि ये इस पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन का बेसिक थीम मैं क्या लेके चल रहा हूँ। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो आपके लिए करना ज़रूरी है, बट आज के इस वीडियो में जो अंडरलाइन, जो टेक अवे मैसेजेस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? वो होंगे सेविंग्स से एसोसिएटेड। क्यों? क्योंकि अगर आपने सेविंग्स अच्छी कर ली, अब सेविंग्स भी कई तरीके की हो सकती हैं, बट अगर आपने एक अच्छे फाउंडेशन के ऊपर सेविंग्स कर ली, ऐसी सेविंग्स जो महंगाई दर से ज़्यादा आपको रिटर्न दे रही हैं, तो ये अपने आप में आपके पैसे के द्वारा आपके लिए पैसा कमाने जैसा हो गया। जिस किताब रिच डैड पुअर डैड का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात ऑथर ने यही लिखी थी कि डोंट जस्ट वर्क हार्ड, मेक योर मनी वर्क हार्ड टू अर्न मनी फॉर यू। और यही मेरा भी मैसेज है कि लेट्स से
लेट्स अज्यूम कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में ऑन एन एवरेज जनरली हर वस्तु की, हर आर्टिकल की इन्फ्लेशन रेट अलग अलग होती है, बट वो इन्फ्लेशन रेट अगर एवरेज निकाले तो लेट्स से किसी पर्टिकुलर सेक्टर में वो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 3 से 4%, यानी कि हर साल उस कमोडिटी की प्राइस 3 से 4% बढ़ रही है। अब अगर आप अपना पैसा, लेट्स से आपके पास 2019 की स्टार्टिंग में 10,000 थे और आपने उसको बैंक में ही पड़े रहने दिया कि ये सोच के कि ये मेरी सेविंग्स हैं, और 2020 की स्टार्टिंग में आपको उस पर लेट्स से बैंक में 3% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, वो आपको मिला। बट आपको उस 3% से खुश नहीं होना जो बैंक आपको इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि इन जनरल एवरेज इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर भारत में कितनी है और बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 3-4 सालों का एवरेज यही है कि इन्फ्लेशन रेट रफली अराउंड 3 से 4% के बीच में रहती है। बहुत ग्रॉस टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। हर सेक्टर में इंडिविजुअल इन्फ्लेशन रेट होती है, हर वैल्यू, हर आर्टिकल की एक डेफिनेट वैल्यू होती है और उसके इन्फ्लेशन रेट अलग होती है। बट जनरली रफली 3 से 4% अगर हम इन्फ्लेशन रेट माने तो क्या बैंक 3% इंटरेस्ट या ब्याज जो आपको दे रहा है वो जायज़ है? यानी कि बैंक में पैसा रखने पर आपके पैसे की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कम हुई है, और इसीलिए सेविंग्स ज़रूरी है। तो अब सेविंग्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन जो सबसे सिंपल है, सबने नाम भी सुना होगा, उसे कहते हैं एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको कुछ नहीं करना, बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता होना चाहिए। आपके पास जो भी अमाउंट है, जितना भी आप बचत करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट रेट्स चेक कर लीजिए। जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप एफडी करवाएंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। रफली इंडिया में ओवर द लास्ट 2 ईयर्स इंटरेस्ट रेट्स 5 से 8% के बीच में रही है। इस समय ड्यू टू सम रीजंस कम हो रही हैं, बट फिर भी लार्जली 5 से 8% की इंटरेस्ट रेट रहती है। तो अब सपोज आपके पास 10,000 रुपये हैं, वो आपने बैंक में एफडी कराई। उस 10,000 को अब आप 1 साल, सपोज आपने 1 साल के लिए एफडी कराई, तो 1 साल तक अब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। 1 साल के बाद विद इंटरेस्ट बैंक आपको वो पूरा अमाउंट रिटर्न कर देगा। अब चूंकि ये इंटरेस्ट क्वार्टरली लेवल पे कैलकुलेट होता है, तो 8% सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं है, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है। तो बेसिकली आपको 10,000 के 10,800 प्लस समथिंग और एक्स्ट्रा पैसे आपको वापस मिलेंगे। लेट्स से अगर सिंपल इंटरेस्ट भी हम माने तो 10,000 के आपको साल भर बाद 10,800 मिल रहे हैं। ऐसी ही एक और चीज़ है आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी के साथ एक समस्या ये है कि आपको एक बार में पूरा अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। आरडी में ये समस्या नहीं है। आप लेट्स से आपने 3 साल की आरडी कराई, अब 3 साल में अगर आपने मंथली इंस्टॉलमेंट्स भरने का डिसाइड किया है, तो जितने भी अमाउंट की आपने आरडी कराई है उसको इक्वल पार्ट्स में आपको हर महीने डिपॉजिट करना है। लेट्स से आपने 36,000 की आरडी कराने का डिसाइड किया 3 साल के पीरियड में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हर महीने 1-1 हज़ार रुपये बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी आपने आरडी कराई है वहाँ डिपॉजिट कराते रहना है। इसका एक छोटा सा नुकसान ये है कि इसकी इंटरेस्ट रेट मार्जिनली एफडी से कम होती है, बट अगेन फ़ायदा ये है कि जो इंटरेस्ट आपको एक मुश्त डिपॉजिट करने पे मिल रहा था, वैसा ही इंटरेस्ट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिट करने पे मिलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपको एक टाइम में डिपॉजिट करने का कष्ट हो रहा था, कई लोगों के पास फंड्स नहीं होते, ये दिक्कतें होती हैं, उनके लिए ये एक मोर वाइबल ऑप्शन है, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब वो टुकड़ों टुकड़ों में अपने डिपॉजिट्स, अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ होती है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड नाम से। इसी के कोरोलरी एक और होता है एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको बैंक में अपना पीपीएफ, बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है
और इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर टू द 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये एक इंडिया में फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट रन स्कीम है तो इसकी गवर्नमेंट ही रेट्स डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी। हर 3-4 महीने पे गवर्नमेंट नई इंटरेस्ट रेट्स जारी करती है। जैसे कि पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट मार्च तक 2020 मार्च तक 7.9% थी, जो अब अप्रैल से 7.1% कर दी गई है। पीपीएफ में एक नुकसान आप ये कह सकते हैं कि पहले 7 साल तक आपने जो भी पैसा डिपॉजिट किया वो आप निकाल नहीं सकते। एक तो ये स्कीम 15 साल की, उस पर से भी 7 साल तक आप पहले 7 साल तक 1 रुपया नहीं निकाल सकते। उसमें भी पहले 3 साल तक आपको डिपॉजिट करना कंपलसरी है। वो डिपॉजिट 500 रुपये जितना छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, बट डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। बट इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा मिलता है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि बाकी हर स्कीम में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो भी आपकी इनकम में काउंट होता है। अब चूंकि आपकी इनकम में काउंट हुआ है तो उस पर डेफिनेटली इनकम टैक्स लगेगा, बट पीपीएफ और एनएससी के साथ ये नहीं है। पीपीएफ और एनएससी में आपके जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और दूसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो द ग्रोथ ऑफ मनी इज कंपैरेटिवली लार्जर। एक सेफ ऑप्शन, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आपकी सेविंग्स हो रही हैं, साथ ही आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है। पीपीएफ जैसा मैंने कहा 15 साल के लॉक इन पीरियड के साथ होता है, जिसमें से पहले 7 साल तक आप बिल्कुल भी पैसा नहीं निकलवा सकते और 7 साल बाद आपके डिपॉजिट कराए गए अमाउंट पर लोन ले सकते हैं। बट रिटर्न आपको एग्जैक्टली 15 साल बाद ही मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसे 5-5 साल के लिए 2 बार बढ़वा सकते हैं, यानी कि 15 साल के बाद आपने एक बार बढ़वाया तो 20 साल का हो गया, और फिर एक बार अगर आपने बढ़वाने का सोचा तो वो 25 साल का हो गया। बहरहाल याद रखने लायक 2 चीज़ें यही हैं कि 1 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। आप चाहें तो यू कैन डिपॉजिट एज लो एज 500 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 500 रुपये, इनफैक्ट पर ईयर 500 रुपये प्रति साल अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी आपका पीपीएफ अकाउंट चालू रहेगा। एनएससी की बात करें तो एनएससी 15 साल जितने लंबे लॉक इन पीरियड के साथ नहीं आता है। एनएससी एक तरह का बॉन्ड है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार आपको एक सर्टिफिकेट जारी करती है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अंकित होती है, और एनएससी 15 साल का ना होकर 5 साल का होता है, जनरली 5 साल का होता है। तो 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आपको पीपीएफ जैसे ही, मोस्टली पीपीएफ जैसे ही फायदे मिलते हैं। इसके अलावा आजकल म्यूचुअल फंड्स को सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन है, गिवन द फैक्ट कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप मार्केट स्टडी कर सकें, या फिर आपके पास अच्छे गाइड्स हों, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हों, या फिर आपके पास इतना रिस्क फैक्टर रखने की क्षमता हो कि सपोज आपके कुछ पैसे मार्केट स्टडी प्रॉपर ना करने की वजह से आपके कुछ पैसे डूब गए तो आप उसको सहन कर सके। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ें जो लार्जली मार्केट वेरिएंट है, मार्केट रिस्क के ऊपर रन करती है। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव टाइम टू एक्सप्लोर दीज, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई अच्छा गाइड हो, I will sincerely not recommend you to go into these arenas. Other than that, FD, RD अच्छे ऑप्शन है, PPF एक अच्छा ऑप्शन है, आप NSC करवा सकते हैं। एक और ऑप्शन जो आजकल मैंने कुछ दोस्तों को यूज़ करते हुए देखा है, मैंने खुद भी एक्सप्लोर किया है, वो है ई गोल्ड का। ई गोल्ड में आपको ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, उसके बदले में आपको फिजिकली एक्चुअल गोल्ड नहीं मिलता है, आपका अकाउंट क्रिएट करके उसमें ई गोल्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेट से मैंने आज की डेट में गोल्ड खरीदा 10 ग्राम, गोल्ड की रेट है 4500 रुपीज़ पर ग्राम, यानी कि मैंने 45,000 का गोल्ड खरीदा। अब 1 महीने बाद गोल्ड की रेट गिर गई, तो मैं घबरा गया
कि जो गोल्ड मैंने 4,500 रुपये प्रति ग्राम की दर से खरीदा था वो अब 4,000 रुपये प्रति ग्राम की रेट पे रह गया। तो ऐसे सिनेरियो में यू मस्ट नॉट पैनिक, आपको घबराना नहीं है, आपको बस सही समय का इंतज़ार करना है। अभी अक्षय तृतीया गई थी, ऐसे मौक़ों पर अक्षय तृतीया, दिवाली, धनतेरस, ऐसे मौक़ों पर जनरली गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और डिमांड सप्लाई का खेल है मार्केट। डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, और प्राइस बढ़ते ही जब जैसा आपको सूटेबल लगा आपने उस गोल्ड को सेल कर दिया। तो मैं अगर अपने पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दूं तो मैंने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का गोल्ड खरीदा, उसके 3-4 महीने बाद तक वो रेट्स डाउन हो रही थी, बट सडनली धीरे धीरे रेट्स बढ़ने लगी। मुझे लगा कि जितना मेरे को रिटर्न चाहिए थी ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम वो मुझे मिल रही है, मैंने उस गोल्ड को सेल कर दिया, और दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। बट अगेन ये सब चीज़ें तब बेस्ट हैं जब आप रोज़ इन सब चीज़ों से टच में रह पाएँ। अगर आप टच में नहीं रह पा रहे हैं तो यू शुड प्ले सेफ एंड इन्वेस्ट इन अ प्लेस जहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, जहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जीज ना स्पेंड हो। आप बस एक बार पैसे डाल दिए और भूल सकते हैं उसको, जिस भी टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट करे होंगे उसके बाद आपको प्रॉपर रिटर्न मिल जाएगा। आफ्टर ऑल दिस सेविंग्स फंडा, सबसे बढ़िया टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट, बट उस बारे में इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिस वीडियो इज प्राइमरीली फॉर यूथ एंड फॉर डॉक्टर्स। तो रियल एस्टेट की हम बात नहीं करेंगे, बट स्टिल चाहे आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले, या आने वाले 100-150 सालों में, फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, फ्रॉम व्हाट आई कैन फील, रियल एस्टेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस थिंग। तो अंत में बस यही कहूँगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल बी मोस्ट प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हेल्प यू आउट इन विच एवर वे पॉसिबल। और अगर किसी भी रूप में इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हुआ है, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ी है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है या इन्फ्लुएंशियल लगा है, या अगर आपका ओरिएंटेशन थोड़ा सा सेट करने में हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस चैनल। This is Pradyumna Singh signing off till the next time. Bye bye.